हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी आईपीओ के बारे में। दोस्तों, इस आईपीओ में क्या है, शेयर होल्डर कोटा। तो इसको लेकर अपने आप में जो भी आपके डाउट्स है वो डाउट्स इस वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे। बिकॉज जो भी आप लोग जानना चाहते हैं कि शेयर होल्डर कोटा में मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ, अगर मैंने इस दिन बाई किया था तो क्या मैं एलिजिबल हूँ, कौन कौन यहाँ पर शेयर होल्डर कैटेगरी में लगा सकता है, शेयर होल्डर कैटेगरी के साथ साथ मैं कौन सी अलग अलग कैटेगरीज में अप्लाई कर सकता हूँ। बिकॉज शेयर होल्डर कैटेगरी आपके पास होने से एक और फ़ायदा होता है आपके पास कि शेयर होल्डर कैटेगरी में तो आप लगा ही सकते हैं, इसके अलावा भी और कैटेगरीज में अप्लाई कर सकते हैं। तो एक आईपीओ में आपके डबल चांस होते हैं अलॉटमेंट आने के। बिकॉज दोनों कैटेगरीज में भी हो सकता है कि आपको अलॉटमेंट मिल जाए, तो ये भी अपने आप में एक इंटरेस्टिंग बात होती है। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा जरूर, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके साथ मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल आईपीओ जैसे आपको पता ही है 12 से 16 दिसंबर के बीच में आईपीओ ओपन होने जा रहा है। और इस आईपीओ के अंदर दोस्तों जो कैटेगरीज है वो कौन कौन सी है, वो है दोस्तों, पहली तो रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, दूसरी है स्मॉल एचएनआई, तीसरी है बिग एचएनआई, चौथी है ओनली शेयर होल्डर, और फिर दोस्तों आती है शेयर होल्डर में शेयर होल्डर प्लस रिटेल या फिर एचएनआई। उनके बारे में हम चर्चा करेंगे स्पेसिफिकली। सबसे पहले तो दोस्तों बात करते हैं कि शेयर होल्डर कैटेगरी जो रहेगी इस आईपीओ में, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन है जो शेयर होल्डर कैटेगरी में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल आईपीओ के अप्लाई कर सकता है। तो सबसे पहली बात तो दोस्तों ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास आईसीआईसीआई बैंक का शेयर है तो आप एलिजिबल होंगे। लेकिन कब आपके पास आईसीआईसीआई बैंक का शेयर होना चाहिए, अगर किसी ने भी दोस्तों 4 तारीख या फिर उससे पहले बाय करके रख रखा है और वो होल्ड करता है टिल 4, तो याद रखिएगा वो क्या रहेंगे, वो एलिजिबल रहेंगे। तो सबसे पहली बात तो जो एलिजिबिलिटी है, या फिर आप कह सकते हैं शेयर होल्डर कैटेगरी की जो एक्स डेट थी कि मुझे इस दिन तो मेरे पास शेयर होना ही चाहिए, तो वो है दोस्तों 4 दिसंबर। अब अगर आपके पास 4 दिसंबर को आपकी डीमैट के अंदर आईसीआईसीआई बैंक का शेयर था, या आपने पहले से ले रखा था और 4 दिसंबर को वो था, बेचा नहीं आपने, तो ये बात ध्यान रखिए सबसे पहली बात तो कि आप एलिजिबल है। आपको मौका मिलेगा कौन सी कैटेगरी में अप्लाई करने का, शेयर होल्डर कैटेगरी में अप्लाई करने का। अब शेयर होल्डर कैटेगरी में अप्लाई करने का ये बात तो क्लियर हो गई कि एलिजिबिलिटी क्या है, कि मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं। अब शेयर होल्डर कैटेगरी की दोस्तों यहाँ पर एक फ़ायदे वाली बात बताता हूँ। अगर आप शेयर होल्डर कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो जैसे कि आप अप्लाई करते हैं इन द रिटेल या फिर आप अप्लाई करते हैं एचएनआई कैटेगरी में, तो वहाँ पे तो अलॉटमेंट मिलता है लॉटरी बेसिस, कि मान लीजिए अगर रिटेल कैटेगरी 10 गुना सब्सक्राइब हुई है तो 10 में से 1 का नंबर लगेगा। लेकिन शेयर होल्डर कैटेगरी में दोस्तों ऐसा नहीं होता है। शेयर होल्डर कैटेगरी में दोस्तों अलॉटमेंट मिलता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रपोर्शन। प्रपोर्शन का मतलब क्या है कि अगर दोस्तों यहाँ पर आप जितना ज़्यादा अप्लाई करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी पॉसिबिलिटी बनेगी, याद रखिएगा, अलॉटमेंट आने की इन द शेयर होल्डर कैटेगरी। शेयर होल्डर कैटेगरी में दोस्तों आप अप टू 2 लाख, यानी ये बात ध्यान रखिए, ऑलमोस्ट जो आपकी बिड है वो 2 लाख से कम की होनी चाहिए। कितनी? 2 लाख से कम की। 2 लाख से कम का मतलब क्या है कि जितने भी शेयर्स है उसमें से जो भी दोस्तों लॉट निकलेगा, मतलब मान लीजिए कि आपने यहाँ पर अप्लाई करा है, क्योंकि इस आईपीओ में होने का वाला है कि एक लॉट में दिए गए हैं 6 शेयर्स, ठीक है। और एक शेयर की जो वैल्यू है वो है दोस्तों 2165, जी हाँ, 2165 रुपये का, याद रखिएगा, एक लॉट इस आईपीओ के अंदर रखा गया। इसीलिए अगर यहाँ पर कोई अप्लाई कर रहा है तो वो अप्लाई कर सकता है शेयर होल्डर कैटेगरी में अप टू 90 शेयर्स, यानी 15 लॉट। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप मैक्सिमम 15 लॉट्स तक अप्लाई कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए कि शेयर होल्डर कैटेगरी सब्सक्राइब होती है 15 टाइम्स और आपने अप्लाई कर दिया कितना, 15 लॉट, तो ये बात ध्यान रखिए आपको एक लॉट तो पक्का ही मिलेगा। एक लॉट तो आपको पक्का ही मिलेगा। अगर कम सब्सक्राइब होगा तो ये बात ध्यान रखिए आपको उस प्रपोर्शन में ज़्यादा शेयर मिल जाएंगे। मान लीजिए 10 गुना सब्सक्राइब होता है और आपने तो 15 लॉट लगा रखे, तो आपको एक लॉट तो कंफर्म मिलेगा ही, बिकॉज आपने ज़्यादा अप्लाई किया है। प्लस वो जो बचे हुए 5 लॉट है उसके हिसाब से भी दोस्तों आपको ऐसा नहीं कि 5 के 5 लॉट आ जाएंगे, बट उसके प्रपोर्शन में आपको कुछ शेयर्स मिलते हुए नजर आएंगे। तो शेयर होल्डर कैटेगरी का यही सबसे बड़ा बेनिफिट है कि हमेशा अलॉटमेंट अगर मिलेगा तो वो प्रपोर्शन में मिलेगा, ना कि लॉटरी पे। ये एक बात हो गई कि मैं शेयर होल्डर कैटेगरी में लगा सकता हूँ, और मुझे अगर अप्लाई करना है तो मैक्सिमम अप्लाई करना है ताकि मेरे अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे, बिकॉज अलॉटमेंट मिलता है किस पे, प्रपोर्शन बेसिस पे। चलिए ये बात क्लियर हो गई। अब आते हैं कि शेयर होल्डर कैटेगरी के अलावा मैं किस किस में अप्लाई कर सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पर आपके पास शेयर होल्डर कैटेगरी में अप्लाई के अलावा या तो आप रिटेल में अप्लाई कर सकते हैं या तो आप एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर समझिए कि मैंने शेयर होल्डर कैटेगरी में अप्लाई कर दिया अप टू 2 लाख, यानी मैंने ऑलमोस्ट 15 लॉट अप्लाई कर दिए।
अब अगर आपके पास और पैसे बचे हैं तो आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करिए एक लॉट। तो होगा क्या कि आपको अगर रिटेल में भी अलॉटमेंट मिलना होगा तो मिल जाएगा, प्लस शेयर होल्डर में कैटेगरी में भी अलॉटमेंट मिलना होगा तो मिल जाएगा। तो दो कैटेगरी के आपको अलॉटमेंट आ सकते हैं। अगर आपके पास और पैसा है तो फिर आप स्मॉल एच में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास और पैसा है तो फिर आप बिग एच में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बात ध्यान रखिए कि आपके पास एक और कैटेगरी में अप्लाई करने का मौका है। या तो आपको रिटेल में अप्लाई करना पड़ेगा या तो आपको एच में अप्लाई करना पड़ेगा। याद रखिएगा, दोनों में अगर अप्लाई कर दिया कि मैंने रिटेल में भी अप्लाई कर दिया, एच में भी अप्लाई कर दिया और शेयर होल्डर में भी अप्लाई कर दिया, तीनों कैटेगरीज में अप्लाई कर दिया तो मुझे अलॉटमेंट मिल जाएगा। द आंसर इज नो, आपकी बिडी रिजेक्ट रहेगी। शेयर होल्डर के अलावा एक और कैटेगरी, या तो आप रिटेल में लगाइए या तो आप एच में लगाइए। अब वो आपके ऊपर है कि आपको बिग एच में अप्लाई करना है या फिर स्मॉल एच में अप्लाई करना है या फिर रिटेल में अप्लाई करना है। लेकिन आपके पास एक और कैटेगरी रहेगी अप्लाई करने की। ये बात ध्यान रखिएगा, रिटेल में और एच में अलॉटमेंट मिलता है ऑन द लॉटरी बेसिस। आपको देखना होगा कि सब्सक्रिप्शन किस प्रकार से निकल के आ रहा है, क्योंकि कह सकते हैं दोस्तों इस आईपीओ का साइज अपने आप में काफ़ी बड़ा है। 10,600 करोड़ के आसपास का ये आईपीओ हमको देखने को मिलेगा। और इस आईपीओ में जो रिटेल माफ करिएगा, जो शेयर होल्डर का रिजर्वेशन है, राइट, 10,600 करोड़ का इशू है और करीबन 5% रिटेल पोर्शन रखा गया है, यानी लगभग 530 करोड़ रुपए। याद रखिएगा सिर्फ रिटेल के माफ कीजिएगा सिर्फ शेयर होल्डर के हिस्से में गए। रिटेल का हिस्सा इस आईपीओ में 35% का है, बट एग्जैक्ट 35% नहीं जाएगा क्योंकि थोड़ा बहुत याद रखिएगा वो 530 करोड़ जो शेयर होल्डर के कटे हैं वो हर एक कैटेगरी में से आपको कम होता हुआ देखने को मिलेगा। बट द थिंग इज कि अगर यहाँ पर आप अप्लाई कर रहे हैं शेयर होल्डर के अलावा रिटेल में, तो रिटेल में चांसेस काफ़ी अच्छे रहते हुए देखने को मिलेंगे। बिकॉज रिटेल कैटेगरी में अगर देखा जाए तो 35% 10,600 करोड़ के आसपास का दोस्तों बनता है, लगभग आप मान के चलिए 3700 करोड़, राइट। मेरे हिसाब से रिटेल के समय लगभग 3500 करोड़ के आसपास का पैसा आता हुआ देखने को मिलेगा। और रिटेल कैटेगरी देखिए मैक्सिमम अप्लाई करती है 8,000 9,000 करोड़, बहुत अच्छा आईपीओ में। यह आईपीओ एक ठीक ठाक आईपीओ आपको रहता हुआ देखने को मिलेगा, ठीक ठाक के लिस्टिंग गेन देखने को मिलेंगे। तो आई डोंट फील कि देखिए ये आईपीओ जो है वो 2 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब होगा रिटेल के अंदर भी। तो रिटेल के अंदर भी अलॉटमेंट के चांसेस काफ़ी हाई रहेंगे। इसके अलावा एचएनआई कैटेगरी के अंदर भी चांसेस अच्छे खासे रहते हुए देखने को मिलेंगे अलॉटमेंट आने के। तो नो डाउट ये एक ऐसा आईपीओ है जो रिटेल के लिए, बिकॉज रिटेल और एचएनआई जो भी हो, ये पर अलॉटमेंट मिलना ज़्यादा आसान रहता हुआ देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ द आईपीओ साइज, क्योंकि आईपीओ का साइज अपने आप में काफ़ी बड़ा है, तो इसलिए अलॉटमेंट मिलना भी अच्छा रहेगा। और ये याद रखिएगा आपका क्राइटेरिया रहेगा शेयर होल्डर कैटेगरी में अप्लाई करने का। तो होपफुली जो भी आपके डाउट है वो क्लियर हो गए। अब इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप सोच रहे हैं कि मैं मंडे को शेयर खरीद लेता हूँ क्योंकि आईपीओ तो 12 तारीख से खुलेगा तो मैं एलिजिबल हो जाऊँगा क्या, द आंसर इज़ नो। अगर आप अप्लाई करते हैं, ये बात ध्यान रखिए, मतलब आप शेयर खरीदते, माफ़ करिएगा, 8 तारीख को, और आप अप्लाई कर देते हैं शेयर होल्डर कैटेगरी में, आपका शेयर है भी नहीं उसके बावजूद भी, तो वो बिड ही आपकी रिजेक्ट हो जाएगी, उस बिड को कंसिडर ही नहीं किया जाएगा। शेयर होल्डर कैटेगरी में वो कृपया करके ना लगाए जिन्होंने शेयर नहीं खरीदा था। और अगर आप अप्लाई करते हैं तो फिर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा, या पहले मान के चलिए, बिकॉज कंपनी के पास ऑलरेडी लिस्ट होती है, रजिस्ट्रार के पास ऑलरेडी लिस्ट होती है। याद रखिएगा वो सिस्टम में फीड होता है कि कौन कौन शेयर होल्डर था इस तारीख तक, और वो तारीख के बाद ही उन लोगों को अलॉटमेंट लगता है। तो उस बात का आप लोगों को खास तौर पर ध्यान रखना है कि अगर आप सोच रहे हैं कि मैं पहले ही शेयर खरीद लेता या फिर अब मैं खरीदने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं अप्लाई कर दूंगा तो मुझे अलॉटमेंट मिल जाएगा, क्या पता चल रहा है, ऐसा नहीं होता है। सब सिस्टम में देखिए फीड होता है, उसमें आपको वो चिंता करने वाली बात नहीं है। जिसने ले लिया पहले उनके लिए याद रखिएगा शेयर होल्डर कैटेगरी, और लगातार हमारे चैनल पर डिस्कस भी कर रहे थे कि कौन कौन याद रखिएगा एलिजिबल रहेगा। सो यही था दोस्तों इस वीडियो में। तो होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।